सभी साथियों को नमस्कार। स्वागत है आपका दक्ष क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। और आज मैं आपके लिए उत्तराखंड प्रवक्ता मुख्य परीक्षा हिंदी विषय से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर के आया हूं। चलिए शुरू करते हैं, एक एक करके देखते हैं। ये रहा आज का पहला प्रश्न। पढ़िए प्रश्न को। आदिकाल की पृष्ठभूमि से जुड़े हुए कुछ प्रश्न मैं लेकर के आया हूं और इसमें पहला प्रश्न ये आपके सामने है। हजारी प्रसाद द्विवेदी के संबंध में, ये द्विवेदी होना था यहाँ पे, हजारी प्रसाद द्विवेदी के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? हजारी प्रसाद द्विवेदी के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? पहला है, इन्होंने हिंदी साहित्य का आरंभ 1000 ईस्वी से माना है। बिल्कुल सही है। हिंदी साहित्य का शुभारंभ हजारी प्रसाद द्विवेदी ने 1000 ईस्वी से माना है। दूसरा प्रश्न है, इन्होंने हिंदी साहित्य इतिहास को 4 कालखंडों में विभाजित किया है। बिल्कुल सही बात है, 4 कालखंडों में इन्होंने विभाजित किया है। तीसरी बात है, इन्होंने आदिकाल को अत्यधिक विरोधों एवं व्याघातों का काल कहा है। अत्यधिक विरोधों एवं व्याघातों का काल कहा है। अत्यधिक विरोधों एवं व्याघातों का काल कहा है। ये बात भी सही है। और डी है, इन्होंने स्वयंभू को हिंदी का पहला कवि माना है। तो ये वाली बात बिल्कुल गलत हो जाएगी। इन्होंने स्वयंभू को हिंदी का पहला कवि माना, ये बात हमारी गलत हो जाएगी, क्योंकि यहां पर बताना कि कौन सा कथन सही नहीं है। तो ये कथन सही नहीं है, इसलिए हमारा आंसर डी वाला जो है सही होगा। यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी का पहला जो कवि माना है। प्रश्न बनेगा, हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार हिंदी का पहला कवि कौन है? तब आंसर आएगा अब्दुल रहमान। क्या क्वेश्चन बनेगा? अब्दुल रहमान, जिन्होंने संदेश रासक नामक रचना लिखी है। अब्दुल रहमान ये हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार हिंदी के पहले कवि हैं। जबकि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? स्वयंभू। तो कई बार प्रश्न बनेगा कि स्वयंभू को हिंदी का पहला कवि किसके द्वारा माना गया? तब आंसर बनेगा राम कुमार वर्मा। क्या आंसर बनेगा? राम कुमार वर्मा। तो यहां पर आपको ध्यान क्या रखना है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी के सामने कौन सा कथन गलत है? तो हमारा आंसर डी वाला गलत होगा। डी वाला गलत क्यों है? क्योंकि स्वयंभू को हिंदी का पहला कवि हजारी प्रसाद द्विवेदी ने नहीं माना, बल्कि किसने माना है? राम कुमार वर्मा ने। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी का पहला कवि किसको माना जी? अब्दुल रहमान को माना। ठीक है, तो यहाँ पर ये बात हमारी हो जाती है। बाकी मैं क्लास में ऑफलाइन मोड में बहुत सारी चीजें लिखा चुका हूँ इस संबंध में। बहुत बढ़िया तरीके से हमने ऑफलाइन माध्यम से बैच शुरू किया है। और जो मुझे ऑनलाइन माध्यम से सुन रहे हैं, अगर यदि आप जो है ऑनलाइन बैच की डिमांड करते हैं तो व्यवस्था बनाई जा सकती है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न। दूसरा प्रश्न है, निम्न में से किस इतिहासकार ने आदिकाल को हिंदी की बाल्यावस्था कहा है? निम्न में से यहां निम्न में से होना था। निम्न में से किस इतिहासकार ने आदिकाल को हिंदी की बाल्यावस्था कहा है? बढ़िया प्रश्न है भाई। कौन सा इतिहासकार है जिन्होंने आदिकाल को क्या कहा? बाल्यावस्था कहा। पहला है गणपति चंद्रगुप्त, दूसरा है डॉक्टर नगेंद्र, और तीसरा है राम स्वरूप चतुर्वेदी, और डी है राम शंकर शुक्ल रसाल। तो लगाइए क्या आंसर हो सकता है इसका। दूसरे का बताना है आपका। दूसरे का जो डी की तरफ है ये बिल्कुल सही है। राम शंकर शुक्ल रसाल, या कहीं लिखा होगा रमा शंकर शुक्ल रसाल। इन्होंने जो है आदिकाल को क्या कहा? बाल्यावस्था कहा। तो इन्होंने जो है आदिकाल को क्या कहा? बाल्यावस्था कहा। बाल्यावस्था किस काल को कहा? आदिकाल को कहा। ठीक है जी, किसने कहा? तो हमारा आंसर बनेगा राम शंकर शुक्ल रसाल। उसके अलावा कई बार दूसरा प्रश्न यहां से क्या बनता है कि भाई आदिकाल को बाल्यावस्था काल तो इन्होंने कहा, लेकिन दूसरा प्रश्न बनता है कई बार कि गणपति चंद्रगुप्त ने आदिकाल को क्या नाम दिया? गणपति चंद्रगुप्त ने आदिकाल को क्या नाम दिया? तब आंसर बनेगा प्रारंभिक काल। और उसके अलावा दूसरी जो बात है वो क्या है? शून्य काल। तो आदिकाल को प्रारंभिक काल और शून्य काल नाम दिया किसने?
गणपति चंद्रगुप्त ने, और आदिकाल को आरंभिक काल नाम किसने दिया? मिस्र बंधुओं ने। तो अगर बोलेंगे आदिकाल को प्रारंभिक काल किसने कहा? गणपति चंद्रगुप्त ने। और आदिकाल को आरंभिक काल नाम किसने दिया? आरंभिक काल नाम किसने दिया? तब आंसर बनेगा क्या? मिस्र बंधु। और आदिकाल को शून्यकाल नाम किसने दिया? तब भी आंसर बनेगा गणपति चंद्रगुप्त। आदिकाल को बाल्यावस्था नाम किसने दिया? तब आंसर बनेगा राम शंकर शुक्ल रसाल या रमा शंकर शुक्ल रसाल। और ऐसे कई सारे नामकरण हैं। सबसे विवादित, सबसे ज्यादा जो नाम पड़े हैं वो आदिकाल के ही पड़े हैं। किसी ने बीजोपन का काल नाम दिया, किसी ने सिद्ध सामंत का काल नाम दिया, ठीक है जी, किसी ने आधार काल नाम दिया। बहुत सारे नाम हैं, मैं क्लास में करा चुका हूं। आगे बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न, रामचंद्र शुक्ल को काल विभाजन का अनुसरण करते हुए किसने हिंदी साहित्य इतिहास को 5 खंडों में विभाजित किया? यहां पर बताना यह है कि रामचंद्र शुक्ल के काल विभाजन, रामचंद्र शुक्ल के काल विभाजन का अनुसरण करते हुए किसने हिंदी साहित्य इतिहास को 5 खंडों में विभाजित किया? पहला ऑप्शन है राम शंकर शुक्ल रसाल, बी है राम कुमार वर्मा, सी है हजारी प्रसाद द्विवेदी, और डी है इनमें से कोई नहीं। तो लगाइए इन चारों विकल्पों में से कौन सा आपको ठीक लगता है कि जिसने रामचंद्र शुक्ल के काल विभाजन का अनुसरण किया और हिंदी साहित्य इतिहास को 5 खंडों में बांटा? लगाइए फटाफट करके। ये तीसरा प्रश्न है आपके सामने, लगाइए क्या सही आंसर होगा जी। जो बी की तरफ है ये बिल्कुल सही है। इन्होंने जो है हिंदी साहित्य को 5 खंडों में बांटा, और पहला जो खंड दिया इन्होंने वो क्या था? संधिकाल। और संधिकाल को इन्होंने 2 भागों में बांटा है। संधिकाल को इन्होंने दो भागों में बांटा है। 2 भागों में कौन कौन सा है? एक बोला संधिकाल और दूसरा बोला इन्होंने क्या? चारण काल। एक काल ही हो गया। तो संधिकाल है पहला, और संधिकाल को भी इन्होंने कितने भागों में बांटा? 2 भागों में। एक संधिकाल है और दूसरा कौन सा है? चारण काल। उसके अलावा दूसरा जो इन्होंने बांटा है, एक भक्तिकाल, दूसरा है भक्तिकाल, एक भक्तिकाल है। उसके अलावा तीसरा है रीतिकाल, और चौथा कौन सा है? आधुनिक काल। कौन सा है? आधुनिक काल। तो इस प्रकार से 1 2 3 4 तो ऐसे हो रहे हैं, लेकिन इसके भी 2 हैं, तो 1 2 3 4 और 5। तो रामचंद्र शुक्ल का काल विभाजन का अनुसरण किया और हिंदी साहित्य को 5 खंडों में बांटा। हालांकि मूल रूप से वो 4 हैं। किसने? राम कुमार वर्मा ने। किसने जी? राम कुमार वर्मा ने। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न ये रहा, चौथा प्रश्न। हिंदी में या हिंदी साहित्य इतिहास लेखन में ये प्रश्न थोड़ा आगे पीछे हो गया। ये रहा, हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की सर्वाधिक लोकप्रिय पद्धति कौन सी है? ये 4 प्रश्न है आपके सामने, ये 4 विकल्प है आपके सामने। चौथा प्रश्न है ये, हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की सर्वाधिक लोकप्रिय पद्धति कौन सी रही है? पहला है वर्णानुक्रम पद्धति, दूसरा है विधेयवादी पद्धति, तीसरा है वैज्ञानिक पद्धति, और चौथी आपके सामने कौन सी? कालानुक्रम पद्धति। तो हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की सर्वाधिक लोकप्रिय जो पद्धति रही है वो कौन सी रही है? हमारा आंसर होगा विधेयवादी पद्धति। और इस विधेयवादी पद्धति के जो जनक माने जाते हैं वो कौन माने जाते हैं? तेन महोदय माने जाते हैं। या तेन लिखा होगा, या वेन लिखा होगा, या टेन लिखा होगा। और भारत में इसे किसने अपनाया? आचार्य शुक्ल ने, रामचंद्र शुक्ल ने इसे भारत में अपनाया। उसी प्रकार से कई बार प्रश्न बन जाता है कि वर्णानुक्रम पद्धति को किसने अपनाया? तो यहां पर याद रखना, एक है गारसा द तासी, और दूसरा हमारे पास क्या? शिव सिंह सेंगर। तो शिव सिंह सेंगर और गारसा द तासी, इन्होंने जो है हिंदी साहित्य की लेखन में या हिंदी साहित्य इतिहास के लेखन में कौन सी पद्धति अपनाई? तब आंसर आएगा वर्णानुक्रम पद्धति। तो वर्णानुक्रम पद्धति अपनाई गारसा द तासी और शिव सिंह सेंगर ने। विधेयवादी पद्धति अपनाई भारत में किसने? रामचंद्र शुक्ल ने। और वैज्ञानिक जो पद्धति है इसका जो समर्थन किया है वो गणपति चंद्रगुप्त ने किया है। किसने किया है? गणपति चंद्रगुप्त ने इस पद्धति का समर्थन जरूर किया है, लेकिन इस पद्धति को इन्होंने अपनाया नहीं है इन्होंने। ठीक है जी। और चौथा यहां से प्रश्न बनता है कि कालानुक्रम पद्धति का प्रयोग किसके द्वारा किया गया? तब आंसर बनेगा हमारे पास जॉर्ज ग्रियर्सन। और उसके अलावा क्या बनता है? मिस्र बंधु।
तो जॉर्ज ग्रियर्सन और मिस्र बंधु ने किस पद्धति को अपनाया? आंसर बनेगा कालानुक्रम पद्धति या काल कर्मानुसार पद्धति। वैज्ञानिक पद्धति किसने अपनाई? गणपति चंद्रगुप्त ने समर्थन किया, लेकिन अपने इतिहास में इस वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग इन्होंने किया नहीं। विधेयवादी पद्धति जो सबसे श्रेष्ठ पद्धति है, सबसे लोकप्रिय पद्धति है, और शुक्ल ने इस पद्धति का प्रयोग किया। यही कारण है कि रामचंद्र शुक्ल का जो 1929 में हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा है, उसे सच्चे अर्थों में हिंदी साहित्य इतिहास का पहला ग्रंथ माना जाता है। ठीक है जी। तो विधेयवादी पद्धति जो है सबसे लोकप्रिय पद्धति है, और वर्णानुक्रम पद्धति का प्रयोग किसने किया? गार्सद दासी और शिव सिंह सेंगर ने। आगे बढ़ते हैं। ये रहा पांचवा प्रश्न। रामचंद्र शुक्ल ने अपने पूर्ववर्ती साहित्य इतिहास ग्रंथों के लिए निम्न विशेषणों का प्रयोग सही युग्म के संदर्भ में उपयुक्त कूट का चयन कीजिए। रामचंद्र शुक्ल ने अपने ग्रंथ में जो है क्या क्या कहा है? किस ग्रंथ को? कहने का मतलब सीधे सीधे ये है, शिव सिंह सरोज के संबंध में इन्होंने कहा कि ये कविवृत संग्रह है। जी बिल्कुल सही बात है। रामचंद्र शुक्ल ने शिव सिंह सेंगर के शिव सिंह सरोज को कविवृत संग्रह कहकर पुकारा है। बिल्कुल सही बात है। दूसरी है मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। ये रामचंद्र शुक्ल ने इसको क्या कहा? आंसर बनेगा बड़ा कविवृत संग्रह। ये बात भी बिल्कुल सही है। ठीक है जी। द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान को बड़ा कविवृत संग्रह कहकर किसने पुकारा? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। ये भी बात सही है। और तीसरी है मिस्र बंधु विनोद, जो मिस्र बंधुओं ने लिखी है, और इसे रामचंद्र शुक्ल ने प्रकांड कविवृत संग्रह कहकर पुकारा। ये भी बात बिल्कुल सही है। तो प्रकांड कविवृत संग्रह या भारी कविवृत संग्रह रामचंद्र शुक्ल ने मिस्र बंधु विनोद को कहा, और बड़ा कविवृत संग्रह शुक्ल ने द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान को कहा, जबकि कविवृत संग्रह शुक्ल ने किसको कहा? शिव सिंह सरोज को। तो इस प्रकार से ये तीनों बातें सही है, 1, 2 और 3। जिन्होंने डी वाला किया वो बिल्कुल सही है। ठीक है जी। प्रवक्ता स्क्रीनिंग की परीक्षा तो अब होनी नहीं है, ना के बराबर है। अब मुख्य परीक्षा में फोकस रहना चाहिए सभी का, और हिंदी साहित्य से तैयारी करने वाले जो भी अभ्यर्थी हैं वो अगर ऑफलाइन या ऑनलाइन माध्यम से जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं। आगे अगला प्रश्न देखिए। छठा प्रश्न है, हिंदी के विधेयवादी साहित्य इतिहास के आदम प्रवर्तक शुक्ल जी नहीं है, प्रत्युत ग्रियर्सन है। यह कथन किसका है? देखिए, हिंदी के विधेयवादी साहित्य इतिहास के आदम प्रवर्तक शुक्ल जी नहीं, प्रत्युत ग्रियर्सन है। यह बात किसने कही? पहला विकल्प है नलिन विलोचन शर्मा, दूसरा है डॉक्टर मैनेजर पांडे, सी है डॉक्टर नगेंद्र, और डी है गणपति चंद्र गुप्त। तो जिन्होंने ए वाला विकल्प किया है ये बिल्कुल सही है, नलिन विलोचन शर्मा। ठीक है जी। क्लास में मैं ये सारा करा चुका हूं, सारे नोट से हैं। ठीक है जी। जिन्होंने ऑफलाइन क्लास पढ़ी है उनको सारे प्रश्न आ रहे होंगे। ये हिंदी साहित्य की इतिहास लेखकों का काल कर्मानुसार सही क्रम क्या है? अब देखो, इस टाइप के प्रश्न बनने की उम्मीद है, और ये सारे जो प्रश्न हमने चुने हैं ये हिंदी साहित्य की पृष्ठभूमि से है, हिंदी साहित्य के इतिहास की पृष्ठभूमि से जुड़े हुए प्रश्न हैं। और यहाँ पर इतिहासकारों या इतिहास लिखने वाले जो व्यक्ति हैं उनको कालक्रम के अनुसार लगाना है। इनमें सबसे पुराने कौन है, सबसे पहले का कौन है, फिर कौन है, फिर कौन है। तो यहाँ पर सबसे पहले देखो आप, ये जो 4 विकल्प हैं ये 4 विकल्प में से लगाना है, और अगर आप डी की तरफ जा रहे हैं तो आप सही जा रहे हैं, क्योंकि सबसे पहले मिस्र बंधु है। मिस्र बंधु 3 भाई थे। 3 भाइयों में जो है गणेश बिहारी का जन्म जो है 1865 में हुआ है। दूसरा जो भाई है श्याम बिहारी, उनका 1873 में है, और तीसरे का जो जन्म है वो है 78 में। तो सबसे पहले ये आएंगे, मिस्र बंधु सबसे पुराना है 1865, 1873, 1878। उसके बाद आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं, और आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जो जन्म हुआ है ये 1884 में हुआ है, अगुना गांव। और रामकुमार वर्मा का जो जन्म हुआ है ये 1905 में, और हजारी प्रसाद द्विवेदी का जो जन्म हुआ है वो 1907 में। तो इस प्रकार से सबसे शुरू के जो कवि हैं वो मिस्र बंधु है, फिर रामचंद्र शुक्ल है, फिर रामकुमार वर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो डी की तरफ अगर आप हैं तो आप बिल्कुल सही हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, 8वां प्रश्न, मिस्र बंधु में कौन नहीं है? अभी हमारी बात हो गई है। ठीक है जी। कौन नहीं है मिस्र बंधु में? बहुत सरल सा प्रश्न नहीं है। पहला है सुखदेव बिहारी मिश्र, दूसरा कृष्ण बिहारी मिश्र, तीसरे श्याम बिहारी मिश्र, और डी है गणेश बिहारी मिश्र। तो भाई
गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र और सुखदेव बिहारी मिश्र है। कौन नहीं है? तो कृष्ण बिहारी मिश्र। तो जो बी की तरफ है ये हमारा सही आंसर होगा। 8वें का बी वाला बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है जी। और मिश्र बंधु ने कौन सी पुस्तक लिखी है? मिश्र बंधु विनोद। तीनों जो है चिंतामणि के पूर्वज माने जाते हैं और ये तीनों जो है तीनों सहोदर भाई हैं और तीनों एक दोहे की रचना भी अगर कर रहे हैं तो मिल करके कर रहे हैं। ठीक है जी। निम्नलिखित रचनाओं को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। ये इस प्रकार से दिए हुए हैं। हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य की भूमिका जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी की है। ए का हमें ए का हमें 2 चाहिए, ये मिल रहा है ए का 2, इतने में हमारा काम बन जाता है। हिंदी साहित्य का जो आलोचनात्मक इतिहास है राम कुमार वर्मा का है, यानी बी का हमारे पास 4 हो जाता है। बिल्कुल सही जा रहे हैं, ये बी वाला हमारा आंसर होगा। ठीक है जी। तो हिंदी साहित्य की भूमिका हजारी प्रसाद द्विवेदी याद रखना है, 1940 में लिखा। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास राम कुमार वर्मा 1938 में लिखा। उसके अलावा उत्तरी भारत की संत परंपरा, एक का सी है, ये परशुराम चतुर्वेदी का है। और 3 का डी हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास, हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास, ये हमारा क्या हो जाएगा? बच्चन सिंह हो जाएगा। तो 2 4 1 3, 2 4 1 3, ये बी वाला विकल्प हमारा सही हो जाएगा। तो 9वां का ये बी हो गया। आगे बढ़ते हैं। 10वां, रामचंद्र शुक्ल रीतिकाल का रामचंद्र शुक्ल रीतिकाल का रामचंद्र शुक्ल रीतिकाल का विभाजन नहीं कर पाए और यह काम कितनी मिस्टेक है यार इसमें। रामचंद्र शुक्ल रीतिकाल का विभाजन नहीं कर पाए और यह काम किस इतिहासकार ने पूरा किया था? पहला है विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, बी है राम कुमार वर्मा, सी है रमाशंकर शुक्ल रसाल और डी है मिश्र बंधु। तो यहां पर हमारा सही जो आंसर रहेगा वो ए वाला रहने वाला है। 10वां का ए होगा विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। 10वां का ए वाला आंसर होगा विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। यहां पर देखो विश्वनाथ प्रसाद मिश्र इसलिए होगा, जैसे यहां पर प्रश्न लिखा हुआ है कि रामचंद्र शुक्ल रीतिकाल का विभाजन नहीं कर पाए और यह काम किस इतिहासकार ने पूरा किया। तो ठीक है, रामचंद्र शुक्ल ने किया। इसका मतलब ये है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अन्य 3 कालों का विभाजन किया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने देखो आदि काल को इन्होंने वीर गाथा काल कहना ज्यादा उचित समझा और वीर गाथा काल को इन्होंने जो है 2 भागों में बांटा है। एक वीर गाथा काल है और एक इससे पहले अपभ्रंश काल है, जिसे उन्होंने प्राकृत भास कहा है। तो वीर गाथा काल को इन्होंने 2 भागों में बांटा है। पहले वाले को प्राकृत भास कहा इन्होंने और दूसरे वाले को वीर गाथा काल नाम दिया। फिर आता है भक्ति काल, इसके बाद भक्ति काल, और भक्ति काल को इन्होंने जो है 4 शाखाओं में बांटा। 4 शाखाओं में पहले 2 बांटा, एक सगुण में और दूसरा बांटा निर्गुण में। फिर निर्गुण को भी 2 बांटा, ज्ञानाश्रयी प्रेमाश्रयी, और सगुण को भी 2 बांटा, कृष्णाश्रयी और रामाश्रयी। तो इस प्रकार से भक्ति काल को रामचंद्र शुक्ल ने 4 भागों में बांटा, आदि काल को 2 भागों में बांटा और आधुनिक काल को इन्होंने 3 भागों में बांटा, प्रथम उत्थान, द्वितीय उत्थान और तृतीय उत्थान। और रीति काल का ये विभाजन नहीं कर पाए, इन्होंने रीति काल का विभाजन नहीं किया। और रीति काल का विभाजन, यही प्रश्न यहां से जुड़ा हुआ है कि रामचंद्र शुक्ल रीति काल का विभाजन नहीं कर पाए, इन्होंने रीति काल का विभाजन नहीं किया। आदि काल का किया 2 भाग, भक्ति काल को 4 शाखाओं में, आधुनिक काल को 3 उत्थानों में, रीति काल का विभाजन ये नहीं कर पाए। और इस अधूरे काम को विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने पूरा किया। और विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने रीति काल को कितने भागों में बांटा? 3। और 3 कौन कौन से हैं? एक है रीतिबद्ध, एक है रीति सिद्ध और एक है रीति मुक्त। तो इस प्रकार से ये 10 प्रश्न हमने जो है हिंदी साहित्य के आदिकाल की पृष्ठभूमि से जुड़े हुए थे। बहुत बढ़िया प्रश्न है।
हैं। अगर आपके 10 में से 10 आ रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, 10 में से 6-7 भी आ रहे हैं तभी भी ठीक है। ठीक है जी, लगाइए, लगातार आप अपना मेहनत करते रहिए और इसी प्रकार के आंसर लगाते रहिए। और इसी प्रकार की अगर आप वीडियो आप पसंद करते हैं तो चैनल पर आ जाइए और ऐसे ही प्रश्न आपको बार बार यहाँ पर मिलते रहेंगे। और हिंदी साहित्य के बैच हमने ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों मोड में शुरू करने की योजना है। जो इच्छुक अभ्यर्थी हों वो जुड़ सकते हैं। ऑफलाइन मोड में जो है क्लास शुरू हो चुकी है, सुबह 11 बजे से क्लास शुरू होती है, 11 बजे से 12:30 बजे, और शाम को जो है 4 बजे से शुरू करने की योजना है। संभवतः 2-3 तारीख से शुरू हो जाएगी। और ऑनलाइन के लिए यदि आप डिमांड करते हैं तो ऑनलाइन की व्यवस्था भी बनाई जा सकती है। चलिए आज के लिए इतना करते हैं। जय हिंद।